वेलकम मनी मैग्नेट गाइस। आज है इस वीडियो में हम बात करेंगे बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। बजाज हाउसिंग फाइनेंस का जो आईपीओ था वो आईपीओ आ चुका है, हम सब जानते हैं, फुल सब्सक्राइब हुआ है। जिनको मिला है उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, जिनको नहीं मिला है स्पेशली ये वीडियो उनके लिए है, क्योंकि हम इस वीडियो में स्ट्रैटेजी देखने वाले हैं कि लिस्टिंग के बाद किस स्ट्रैटेजी के थ्रू हम इस स्टॉक में इन्वेस्ट करें। क्योंकि बहुत सी बार स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक से धड़ से गिर जाता है, या तो स्टॉक कभी कभी हाथ ही नहीं लगता, इतना एकदम शूटअप हो जाता है। जैसे टाटा टेक्नोलॉजी हमने देखा कि बहुत ज्यादा शूटअप हुआ था, तो बहुत से लोग आईपीओ के लिस्टिंग के बाद भी उसको बाय नहीं कर पाए थे। तो हम यहाँ पे वो स्ट्रैटेजी देखेंगे जिसके थ्रू स्टॉक के लिस्टिंग के बाद हमें किस तरीके से उसमें इन्वेस्ट करना है ताकि स्टॉक हमें प्रॉपरली मिले और एक सही एवरेज प्राइस पे मिले। अब इसके साथ साथ एट द एंड ऑफ द वीडियो हम एक बोनस टिप देंगे जिसके चलते किसी भी आईपीओ में आपके अलॉटमेंट के चांसेस जो है ये डेफिनेटली बढ़ जाएंगे। सबसे पहले तो जैसे हम जानते ही है कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ आ चुका है और इसका लिस्टिंग डेट 16 सितंबर के दिन देखने को मिल रहा है। और 16 सितंबर को लिस्ट होने के बाद हम किस तरह से इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो 16 सितंबर को लिस्ट होने के बाद आपका एक अमाउंट होगा कि आपने स्पेसिफिक सोच रखा है कि मेरे को इस स्टॉक में इतना पैसा इन्वेस्ट करना है। तो जैसे कि एक एग्जांपल लेके 50,000 रुपीज अगर आपने सोच रखा है कि आपको बजाज हाउसिंग फाइनेंस में इन्वेस्ट करना है, तो डे फर्स्ट जो लिस्टिंग का डे फर्स्ट होगा, ये डे फर्स्ट को आपको हाफ ऑफ द अमाउंट यानी 7,500 रुपीज इसमें इन्वेस्ट करना है बिना कोई बाकी चीजें सोचे। हम ये पर्टिकुलर बजाज हाउसिंग फाइनेंस की बात कर रहे हैं, सभी आईपीओ पे इसके ऊपर एप्लीकेबल ना करें। क्यों ना करें इसका जवाब आपको आगे वीडियो में मिल जाएगा। या तो आप 1/3 अमाउंट यानी 5,000 रुपीज भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, इट्स अप टू यू कि आपको कितना इन्वेस्ट करना है। अब आपने डे फर्स्ट पे अगर हाफ अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया या 1/3 अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया, इसके बाद दो ही पॉसिबिलिटी होने वाली है, एक तो स्टॉक शूटअप होगा या तो स्टॉक डिक्लाइन होगा या करेक्शन आएगा। सपोज टू बी अगर हम यहाँ पे कंसिडर करें कि स्टॉक डिक्लाइन हुआ या स्टॉक में निगेटिविटी आई, तो हमें क्या करना है, तो आपको जो है 5 से 10% की निगेटिविटी आने के बाद फिर से स्टॉक में जो है आपका बचा हुआ हाफ अमाउंट या तो आपका 1/3 अमाउंट यानी 5,000 रुपीज इन्वेस्ट कर देना है। अब आपने अगर डे फर्स्ट में 7,500 फर्स्ट हाफ अमाउंट इन्वेस्ट किया है, 5 से 10% के करेक्शन पे फिर से हाफ अमाउंट इन्वेस्ट किया है, टोटल आपने 15,000 इन्वेस्ट कर दिया है। जिन लोगों ने 1/3 अमाउंट इन्वेस्ट किया है वो डे फर्स्ट पे 5,000 इन्वेस्ट करेंगे, देन 5 to 10% पे 5,000 करेंगे एंड अगेन 5 to 10% की करेक्शन पे जो है ये 5,000 इन्वेस्ट करेंगे। ऐसे टोटल 15,000 रुपीज वो भी इन्वेस्ट करेंगे। अब आप सोचेंगे कि मैडम ये क्या बात हो रही है, आप बोल रहे हो कि आपका टेक्निकली तो सारी अगेंस्ट है, टेक्निकल एनालिसिस के अगेंस्ट वाली बातें बता रहे हो कि करेक्शन में आपको इन्वेस्ट करते जाना है। तो गाइज डेफिनेटली ये जो है टेक्निकली तो अगेंस्ट है, लेकिन जो स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है वो स्टॉक में आईपीओ के लिस्टिंग के बाद हमें ये स्ट्रैटेजी से चलना है। अब आईपीओ आने के बाद सिर्फ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग डेफिनेटली हमें ये चीज करनी है, क्योंकि आईपीओ आने के बाद मैक्सिमम डे या मैक्सिमम स्टॉक्स में हमें जो है सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। लिस्टिंग के बाद जब भी ये सेकेंड डे ही हमें जेन्युइनली सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है, स्टॉक करेक्शन दिखाता है, तो ऐसे में हमें मौका मिलता है कि हम लोअर लेवल पे इन्वेस्ट करें या हम अपने स्टॉक्स को एवरेज करें। अब यहाँ पर ये सिर्फ जो है ये फॉर्मूला जो है सिर्फ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक या आपने जिन स्टॉक्स के फाइनेंशियल्स चेक किए हो, सेक्टोरियल एनालिसिस किया हो, लिटिगेशंस कितने हैं या नहीं है चेक किया हो, उसके फ्यूचर प्लान्स चेक किए हो या बिजनेस चेक किया हो, इट मे बी बिजनेस फ्यूचर ओरिएंटेड हो चाहे ना हो, बट आपने चेक किया हो, उस स्टॉक पर ही एप्लीकेबल है। आप ब्लाइंडली हर आईपीओ के स्टॉक पर ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं करना। जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है या ये टेक्निकल सारे फंडामेंटल्स आपने चेक किए हैं, उन्हीं आईपीओ पे आपको जो है ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब अगर फर्स्ट डे स्टॉक शूटअप हुआ, क्योंकि जरूरी नहीं है ना, हमने देखा कि डिक्लाइन हुआ, करेक्शन दिखाया, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि स्टॉक शूटअप हो जाए, स्टॉक जो है लिस्ट होते ही हाई हाई दिखाने लगे, एक से एक हाई बनाए। तो ऐसे में हमें क्या करना है,
ऐसे में क्या हमें आईपीओ के टाइम पे इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि हमें तो आईपीओ अलॉट हुआ नहीं है और स्टॉक तो फंडामेंटली स्ट्रांग है बजाज हाउसिंग फाइनेंस, तो क्या हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए शूटअप के टाइम पे? तो गाइस ऐसे वक्त आपको जाकर चेक करना है स्टॉक का पीई। जी हाँ, अगर हम स्टॉक का पी जाके चेक करते हैं और स्टॉक का पी हमें हाई देखने को मिलता है तो हमें रुक जाना है, क्योंकि स्टॉक पी अगर हाई है तो मार्केट के करेक्शन के साथ ऐसे स्टॉक्स की बहुत ज़्यादा पिटाई होती है या बहुत ज़्यादा करेक्शंस ऐसे स्टॉक दिखाते हैं। तो हमें जाकर देखना है स्टॉक शूटअप होने पे कि स्टॉक का पी हाई है या नहीं, मीडियम या लो हो तो हम सिक्योर है, हाई है तो हमारे लिए रिस्क बना हुआ है। और सेकेंड चीज़ भी देखना है, सिर्फ स्टॉक पी हाई है तो हमें छोड़ दिया स्टॉक को, ऐसा नहीं करना है। फिर आपको जाके देखना है न्यूज़ चेक कीजिए कि न्यूज़ अगर ये स्टॉक किसी न्यूज़ बेस पे चल रहा है या मार्केट के डिमांड और सप्लाई पे चल रहा है। अगर मार्केट के डिमांड सप्लाई पे हाई है तो ठीक है, अगर न्यूज़ बेस है तब भी आपको थोड़ा सा अटेंशन में आना है, क्योंकि ऐसे स्टॉक्स में भी न्यूज़ का पावर 2-3 दिन में खत्म, स्टॉक फिर से धाम से नीचे, तो उस वक्त हमको थोड़ा सा रुक जाना है। उस टाइम पे हमको एकदम घाई में डिसीजन लेके तुरंत इन्वेस्ट नहीं करना है। तो आप ये चीज़ तो समझ ही गए होंगे कि स्टॉक में हमें इन्वेस्ट करते वक्त क्या देखना है, कि अगर डाउन जा रहा है करेक्शन में तो क्या देखना है, और अगर शूटअप हो रहा है तो हम स्टॉक में क्या देखेंगे। अब स्टॉक का फर्स्ट डे तो मैंने आपको बता दिया क्या करना है। अब अगर स्टॉक के लिस्टिंग होने के बाद अगर सेकेंड डे की हम बात करें, और सेकेंड डे में स्टॉक जो है यहाँ से स्टॉक लिस्ट प्राइस हुआ, सडनली प्राइस डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा, एक प्राइस हिट बॉटम हिट करेगा और उसके बाद सडनली प्राइस रिकवर होगा यानी शूटअप होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं आईपीओ बेस जो है बेस फॉर्मूलेशन, आईपीओ बेस फॉर्मूलेशन, या तो आप इसको बोल सकते हैं आईपीओ पैटर्न, आईपीओ राउंड पैटर्न या आईपीओ बॉटम पैटर्न भी इसको बोला जाता है। अब अगर ऐसा हुआ, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आईपीओ बेस फॉर्मूलेशन अगर बनता है तो यहाँ पे हमें कुछ कंडीशंस देखने को मिलेगी कि स्टॉक लिस्टिंग प्राइस को टच करके करेक्शन दिखाएगा। अब ऐसे में स्टॉक क्या करता है कि लिस्टिंग प्राइस जो रहेगी यहाँ तक आएगा और यहाँ से करेक्शन दिखाएगा। इट में भी यहाँ पे जो अगर ये है यहाँ से लिस्टिंग प्राइस है, यहाँ आएगा और यहाँ से करेक्शन वापस दिखाना शुरू करेगा। या तो इसके अलावा सेकेंड कंडीशन क्या होगा, या तो लिस्टिंग प्राइस से न्यू हाई बनाएगा, यहाँ पे लिस्टिंग प्राइस जो होगा इससे एक न्यू हाई बनेगा, ऊपर जाएगा स्टॉक, तो यहाँ से अगर स्टॉक और ऊपर गया तो न्यू हाई बनाया। या तो ब्रेकआउट से रीटेस्ट भी कर सकता है, यहाँ से ब्रेकआउट से रीटेस्ट भी कर सकता है स्टॉक। अगर मैं इसको आपको चार्ट के ऊपर समझाने की कोशिश करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी एक लिस्टिंग प्राइस होगा स्टॉक का, ये लिस्टिंग प्राइस है, लिस्टिंग प्राइस को टच करके करेक्शन दिखाएगा, यानी यहाँ पे लिस्टिंग प्राइस को स्टॉक टच करेगा और फिर करेक्शन दिखाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर सेकंड कंडीशन के लिस्टिंग प्राइस से एक न्यू हाई बनाया, यहाँ पे एक लिस्टिंग प्राइस से न्यू हाई बनाया और ब्रेकआउट जो देगा वो रीटेस्ट कर ही देगा। यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ है आप देख सकते हैं, रीटेस्ट किया लिस्टिंग प्राइस से और फिर एक न्यू हाई दिया, या फिर यहाँ से फिर से उसने जो है अपना स्टॉक को एक तो फॉल होगा या ऊपर शूटअप होगा, ये चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। अब ऐसे में आपको दो पॉसिबिलिटी होगी, ऐसे में दो पॉसिबिलिटी में आपको एंट्री लेना है। एंट्री कब लेने वाली बात हो रही है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे एंट्री लेना है, एक तो ब्रेकआउट कंफर्मेशन करने के बाद आपको स्टॉक में एंट्री लेना है। एक एंट्री तो आप ले चुके हो जो कि आपको डे फर्स्ट में लेनी है, सेकेंड एंट्री आपको ब्रेकआउट कंफर्मेशन पे लेनी है, या तो पार्टली ब्रेकआउट कंफर्मेशन मिला और पार्टली आपको रीटेस्ट मिला, दोनों में से कुछ भी मिल सकता है, तो आपको यहाँ पे जो है एंट्री ले लेनी है। जैसे सपोज अगर हम चार्ट पे देखें तो यहाँ पे लिस्टिंग हुआ, लिस्टिंग प्राइस के बाद स्टॉक नीचे आया, करेक्शन दिखाया, आप देख सकते हैं यहाँ पे करेक्शन दिखाया, तो यहाँ पे करेक्शन जो है यहाँ पे टच कर दिया है लिस्टिंग प्राइस को और फिर वापस फॉल हुआ,
तो आपको यहाँ पे एक तो आपने एंट्री ले चुके, एक एंट्री आपको यहाँ लेनी है। इसके बाद राउंड पैटर्न बन के यहाँ पे रीटेस्ट हुआ और इसके बाद ऊपर एक नया हाई बनाया है और थोड़ा कंसोलिडेट करके अच्छा हाई बनाया। तो एक तो ये नया हाई बन जाता है, यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो, यानी यहाँ पे आपको एक बाय कर सकते हो। आपको एक ये रीटेस्ट किया, यहाँ बाय कर सकते हो, और एक तो आपको लिस्टिंग पर ही बाय करना है। यहाँ पे आप लिस्टिंग पे बाय करोगे, यहाँ पे फर्स्ट हाफ बाय करोगे और यहाँ पे आपका सेकेंड हाफ बाय होगा। ये चीज़ आप यहाँ पे स्टॉक में लिस्टिंग के बाद ये चीज़ें कर सकते हो। अब इसमें आपको टारगेट कितना रखना है कि आपका टारगेट क्या होगा। तो टारगेट जो है सेम एज अ राउंड बॉटम और टॉप बॉटम कोई भी हो सकता है। अगर आप राउंड बॉटम जो है, हमारा ये राउंड बॉटम है, इसका ये जितना डेप्थ है इतना ही आपका टारगेट आगे के लिए रहना चाहिए। ये आपका टारगेट रहेगा। यहाँ आप एग्जिट कर सकते हो या आप यहाँ पे जो है प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। टारगेट आपका मिनिमम इतना होना चाहिए। ये आपका सेम आप देख सकते हो, ये जितना बॉटम है इतना, और सेम चीज टॉप के लिए भी होगा। ये बॉटम वाला पैटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है। स्टॉप लॉस कितना लगाएंगे हम, तो स्टॉप लॉस बिलो हमारा ब्रेकआउट कैंडल के 2% बिलो रहेगा। जो भी हमारी ब्रेकआउट कैंडल रहेगी वो ब्रेकआउट कैंडल के 2% बिलो हमारा जो है स्टॉप लॉस रहेगा। ये जैसे हमारी ब्रेकआउट कैंडल है, इसके नीचे 2% का हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा, 2% का, समझे। अब इसके बाद अगर हम थोड़ा प्रैक्टिकली प्रीवियस आईपीओ को देख लेते हैं तो आपको ये चीज और क्लियरली समझ आएगी। पे हम जेजी केमिकल्स का चार्ट ओपन किया है, जो कि प्रीवियस टाइम पहले इसका आईपीओ भी आया था। आप यहाँ पे देख सकते स्टॉक का जो लिस्टिंग हुआ था, इसके बाद स्टॉक थोड़ा डिक्लाइन हुआ। यहाँ पे हमारी पहली एंट्री हो जाएगी कि हम यहाँ बाय कर लेंगे। फिर स्टॉक ने थोड़ा सा 5% का करेक्शन दिखाया। आप यहाँ पे भी एक हाफ लॉट ले सकते हो, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो कि ब्रेकआउट हुआ है। जो हमारा प्रीवियस लिस्टिंग प्राइस था उसके ऊपर ये कैंडल बन के ब्रेकआउट लिया है इसने, और थोड़ा रीटेस्ट किया है। तो आप यहाँ रीटेस्ट में भी एंट्री ले सकते हो, और फिर अच्छा खासा यहाँ पे जो है इसने हाई बनाया। अगेन इसने रीटेस्ट किया, और रीटेस्ट करने के बाद फिर से स्टॉक अभी अपने हाई पे चल रहा है। तो आपकी एंट्री एक तो यहाँ पे हो जाएगी, जहाँ पे जो है आपने लिस्टिंग प्राइस पे, रीटेस्ट पे आपको एक एंट्री लेनी है यहाँ पे, और अगेन रीटेस्ट पे भी आप एंट्री ले सकते हो, या ये ब्रेकआउट कैंडल पर भी आप एंट्री ले सकते हो। इट्स अप टू यू। इसके अलावा अगर हम एक और एग्जांपल देखें तो वो जो हमने देखा था जेजी केमिकल्स, वो हमें दिखा था शूट अप होने पे। अब ये हम देख रहे डिक्लाइन हो रहा है। जब ये ई पैक ड्यूरेबल है, जो यहाँ पे जो है ये लिस्टिंग प्राइस यहाँ पे हुआ था, उसके बाद स्टॉक में करेक्शन आया है, और आप लिस्टिंग पे एक एंट्री ले सकते थे, फिर इस करेक्शन पे एक एंट्री बन सकती थी। अगेन यहाँ पे जो है स्टॉक डिक्लाइन हुआ है, यहाँ भी एंट्री बन सकती थी। फिर यहाँ पे जो है स्टॉक ने थोड़ा सा रीटेस्टिंग दिखाया, और रीटेस्टिंग पे भी एंट्री बन सकती है। फिर करेक्शन आया, फिर यहाँ ब्रेकआउट कैंडल बनी रीटेस्टिंग के बाद, तो आप यहाँ भी एंट्री ले सकते थे। उसके बाद स्टॉक अच्छा शानदार हमें परफॉर्मेंस देता हुआ देखने को मिला। बोलने का तात्पर्य इतना है, आपको लिस्टिंग के फर्स्ट डे एंट्री ले सकते हो, 5 से 10% के करेक्शन पे, यानी यहाँ एंट्री ले सकते हो। रीटेस्टिंग के बाद एंट्री ले सकते हो, या रीटेस्टिंग के साथ साथ ब्रेकआउट कैंडल पर भी आप एंट्री ले सकते हो, बशर्ते आईपीओ का ये स्टॉक फंडामेंटली चेक और स्ट्रांग होना चाहिए, जो कि बजाज फाइनेंस हाउसिंग फाइनेंस है। हम अपने बोनस टिप पे, अब बोनस टिप्स ये है कि अगर आप किसी भी आईपीओ में अप्लाई करते हैं और आईपीओ में चाहते हैं कि आपको अलॉटमेंट 100% हो, तो आपको डिफरेंट डीमैट अकाउंट से आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए। अब आप बोलेंगे मैडम मेरे पास तो 3 डीमैट अकाउंट है, मैंने तो तीनों से अप्लाई किया था, फिर भी मुझे बजाज हाउसिंग फाइनेंस मिला नहीं। तो ये गलत है। आपको खुद के नाम के 3 अकाउंट से अप्लाई नहीं करना है, आपको फैमिली मेंबर के डिफरेंट फैमिली मेंबर के डीमैट अकाउंट से अप्लाई करना है। जैसे कि आपका एक खुद का अकाउंट हो सकता है, आपकी वाइफ का या आपके हस्बैंड का हो सकता है, आपके मम्मी का हो सकता है, आपके डैडी का हो सकता है, आपके भाई का, बहन का। ऐसे आपको डिफरेंट फैमिली मेंबर के डीमैट अकाउंट से अप्लाई करना है। जब एक ही फैमिली मेंबर के 4-5 डीमैट अकाउंट हो तो चारों पांचों में
में से किसी एक को अलॉटमेंट देती है या मिल जाती है। 90% ये चीज देखी गई है कि सेम फैमिली मेंबर के 4 से 5 लोगों के डीमैट अकाउंट से अप्लाई किया हुआ आईपीओ में से किसी ना किसी को तो आईपीओ मिल ही जाता है। तो इस तरीके से आप किसी भी आईपीओ में अलॉटमेंट ले सकते हो, बशर्ते बाकी जो आईपीओ के फैक्टर है, फंडामेंटल्स है, ये है, वो सारी चीजें नहीं डिस्कस कर रहे। सिर्फ अलॉटमेंट मिलने के बारे में टिप्स है ये कि अपने फैमिली के डिफरेंट पर्संस के नाम के डीमैट अकाउंट से अप्लाई कीजिए, किसी ना किसी को डेफिनेटली आईपीओ में अलॉटमेंट मिल जाता है। इस तरीके से आपको उस आईपीओ का बेनिफिट लेते आएगा, क्योंकि मम्मी पापा सब लोग तो डेफिनेटली शेयर मार्केट नहीं करते, लेकिन हम ही उनके नाम से आगे, आप समझदार हो। अब यहाँ पे अगर ओवरऑल बात करें तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस जो है ये बहुत अच्छा है, फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। जिनको आईपीओ में अलॉट नहीं हुआ है उनको इस स्ट्रैटेजी के थ्रू बाय करना चाहिए। और बाय करने के अलावा, ये स्ट्रैटेजी के अलावा भी आपके कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। डेफिनेटली मैं उन सब सारे सवालों के सेटिस्फैक्शन आंसर देने की कोशिश करूंगी। आई होप आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।